Hello everyone, welcome to Pragyan IS, and today we are going to start with economic series and firstly we are going to talk about national income. So what does this national income? It is not an unfamiliar term या फिर ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में या कुछ. National income is basically comprising या बहुत कॉमन जो अपन टर्म सुनते हैं जब भी अपन को नेशनल इनकम के बारे में समझना होता है वो है जी. तीन वर्ड जी डी एंड पी. अभी जीडीपी क्या है, ये होता क्या है ना. जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जी का मतलब है ग्रॉस, डी का मतलब है डोमेस्टिक एंड पी का मतलब है प्रोडक्ट. ग्रॉस का मतलब होता है सम टोटल, पूरा जितना है उतना का उतना है ना. डोमेस्टिक का विद इन टेरिटरी. एंड प्रोडक्ट का मतलब है आउटपुट, टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ है. सो जितना भी सम टोटल आपकी टेरिटरी के अंदर जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो आपका जीडीपी होगा. अब एक और टर्म होता है जीडीपी के अलावा, वो होता है एनएनपी, ताकि अपन बेसिक डिफरेंस समझ पाए कि ये है क्या टर्म्स. एनएनपी, एन का मतलब होता है नेट, दूसरे वाले एन का है नेशनल, एंड पी का मतलब अगेन आउटपुट या प्रोडक्ट. नेट का मतलब क्या होता है, जब अपन ग्रॉस में से जो भी वेयर एंड टेयर हुआ है कोई भी मशीन का या किसी भी चीज का, जो जो चीज एक्चुअली रियल वैल्यू है वो इंक्लूड करते हैं तो अपन नेट लेते हैं. वरना ग्रॉस में सब इंक्लूड होता है. नेट में डेप्रिसिएशन या फिर सीएफसी जो होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इंक्लूडेड नहीं होता है. ओके, सो ग्रॉस और नेशनल में भी ये दो डिफरेंसेस है. अभी एक्चुअली 12th लेवल की मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम के चैप्टर में ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है. मैं वहीं से आपको चीजें एक्सप्लेन करवा रही हूँ. इट इज नॉट रियली नेसेसरी टू गो इन टू द डीप फॉर्मूलाज कि ये कैसे कन्वर्ट होता है ये सब कुछ चीजें. पर जब अपन ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो अपने पास नेट आ जाता है. ठीक है, सो अगर अपने को ग्रॉस से नेट लाना है तो अपने को माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे या माइनस सीएफसी कर देंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो अपने को नेट मिल जाएगा. नेट मिल जाएगा क्रॉस से. नेशनल का मतलब क्या होता है, अब जैसे डोमेस्टिक था तो डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, जो अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अपना जीडीपी में आ रहा है. पर एनएनपी में क्या आएगा, जो नेशनल टेरिटरी या नेशनल एरिया जो माना जाता है, या जो नेशनल्स या अपने सिटीजन्स या रेजिडेंट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने उसमें आएंगे. तो इन दोनों में ये डिफरेंस है. ये दोनों डिफरेंस समझने के लिए अपने को दो और टर्म्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा. एक तो कि पहली चीज इकोनॉमिक टेरिटरी है क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली वी नो अबाउट या कम्स अंडर द इकोनॉमिक टेरिटरी. जोग्राफिकल टेरिटरी तो अपने को पता है, पर इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या नहीं होती. एंड टू अंडरस्टैंड नेशनल, नेशनल समझने के लिए अपने को रेजिडेंट्स, कौन रेजिडेंट्स है, कौन सिटीजन्स है, एंड किसका इनकम जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा नेशनल में और किसका नहीं होगा. सो दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन वील अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट. सो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए अपने को माइनस एनएफआई करना होता है. एनएफआई क्या होता है अभी सब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपर्ली, बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ अभी के लिए मैं. एनएफआई होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जो अब्रॉड से अपने को फैक्टर इनकम आ रही है वो अपन डोमेस्टिक में इंक्लूड करते हैं, नेशनल में नहीं करते हैं, इसलिए माइनस एनएफआई. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो firstly the basics of national income समझने के लिए we'll try to understand what is economic territory. We are aware that इकोनॉमिक टेरिटरी, ऑब्वियसली टेरिटरी की बात हो रही है तो जोग्राफिकल टेरिटरी तो होगी उसमें, जिसमें आपकी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है, या फिर जो आपका जो इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसके अंदर जो इंक्लूडेड एरियाज है वो तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है. पर इसके अलावा और क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या नहीं आती, क्या चीजें हैं जो थोड़ी ट्रिकी हैं या टू वी हैव वेयर वी हैव टू थोड़ा सा फोकस. सो देयर आर 4 पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर. एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर हो गया, व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पॉलिटिकल बाउंड्री या पॉलिटिकल फ्रंटियर जिसमें अपना वाटर एरिया, स्पेस एरिया और टेरिटोरियल एरिया तीनों चीजें आ रही हैं. ठीक है, देन द इंपॉर्टेंट फैक्टर कम्स इज एम्बेसीज. अब एम्बेसीज क्या है क्या नहीं है वो समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा कि ये एम्बेसीज वी आर अवेयर, कंसल्टेंसीज या मिलिट्री बेस, ये जो सारी चीजें हैं जो लोकेटेड अब्रॉड हैं वो अपनी टेरिटरी के अंदर आएंगी. जो अपनी एम्बेसीज बाहर की साइड में वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होती है. और अगर फॉरेनर्स की वो चीजें यहाँ पे है तो वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होती है. लोकेटेड, एक्सक्लूडिंग दोज लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर. तो ऑब्वियसली वेर एक्सक्लूडिंग, क्योंकि वो किसी और कंट्री की एम्बेसीज है ना, जैसे कि इंडिया है,
ये इंडिया है, ये मान लो इंडिया की बाउंड्री है, ये यूएस है, ये मान लो यूएस की बाउंड्री है, ठीक है। सो इंडिया है, ये यूएस है, ओके। सो इंडिया के इस एरिया में यहाँ पे यूएस की एम्बेसी है और यहाँ पे इंडिया की एम्बेसी है यूएस के अंदर, ठीक है। सो ये जो है ये और ये यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा और ये जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, ठीक है। तो जो भी एम्बेसीज होती है वो आपकी एम्बेसी जहां जहां जिस 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 कंट्री में बाहर में कहीं पे भी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगी। एंड सेम गोस ऑब्वियसली अगर किसी और कंट्री की आपकी कंट्री में है तो वो एक्सक्लूड होंगी, वो इंक्लूड नहीं होंगी। So this is the point which we are supposed to remember when it comes to embassies. Then moving forward, we know ships, aircrafts जो रेजिडेंट्स ऑपरेट करते हैं बिटवीन दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसका जो मेन कंट्री है जो सर्विस, और जैसे कि एयर इंडिया की सर्विस है जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होती है, तो वो उसके अंदर आएगी जो रेजिडेंट जो मेन ओनर है। अब ओनर किस कंट्री का है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टेरिटरी के अंदर आएगी। अब एयर इंडिया के ओनर इंडिया में जो रह रहे हैं वो ओन कर रहे हैं। सो एयर इंडिया वुड बी इंक्लूडेड, बट एयर इंडिया ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया इंडिया में फ्लाइट्स चलाता है। इट गोज मतलब इट हैज इंटरनेशनल फ्लाइट्स एज वेल, राइट। सो इट वुड बी हैविंग इट यूजिंग इंटरनेशनल स्पेसेस एंड एवरीथिंग, बट the owner or the resident by whom the company or aircraft or ship is owned would come under the domestic territory of India, ठीक है। जैसे एयर इंडिया है, इसकी इंटरनेशनल फ्लाइट हो रही है, यूएस जा रही है, फ्रांस जा रही है, तो पर ये एयर इंडिया का ओनर या जो रेजिडेंट है, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सो ही वुड बी इंक्लूडेड या एयर इंडिया वुड बी इंक्लूडेड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन फिशिंग ऑयल वेसल, सेम गोज फॉर एनी अदर थिंग, जो भी फिशिंग ऑयल, फिशिंग वेसल्स या ऑयल, नेचुरल गैस रिंग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो भी यूज होते हैं, अगर वो रेजिडेंट ओन कर रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री का और इन द इंटरनेशनल वाटर, भले है भले वो इंगेज है किसी एक्सट्रैक्शन एरिया में किसी और कंट्री में जहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट है, भले वो कुछ भी कर रहे हैं, पर अगर उसकी ओनरशिप या ऑपरेट कर रहा है जो वो रेजिडेंट है आपकी कंट्री का, इंडिया का रेजिडेंट है वो, तो वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, बाकी एम्बेसीज इज अ ट्रिकी पॉइंट। इंडिया की एम्बेसी जो बाहर कहीं पे भी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड होगी, और किसी भी कोई भी फॉरेन एम्बेसी जो भी जैसे दिल्ली के अंदर जो भी एम्बेसीज है वो उन पर्टिकुलर कंट्रीज की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होंगी, उधर एक्सक्लूड होंगी वो। और फिर कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, अगर ये सारी चीजें अगर आपकी कंट्री का रेजिडेंट ओन या ऑपरेट कर रहा है तो वो आपकी कंट्री में इंक्लूड होंगी। जैसे एयर इंडिया हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनल, भले इंटरनेशनल स्पेस, इंटरनेशनल वाटर में यूज हो रही है, बट वो आपकी कंट्री में इंक्लूड होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था दो टर्म्स अपने को समझने की जरूरत है। पहला तो इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है वो अपन ने समझ लिया। अब अपने को समझना है डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट एंड इंडियन रेजिडेंट। अब क्या डिफरेंस है? नॉर्मल रेजिडेंट जो एक पर्सन जो ऑर्डिनरी आपकी कंट्री में रिसाइड कर रहा है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपकी कंट्री में लाई कर रहा है, उसके पास इंक्लूड्स बोथ जो भी नेशनल्स है इंडिया के कंट्री के जो इंडिया में रह रहे हैं, या फॉरेनर्स जो इंडिया में रह रहे हैं। आपका रहना इंडिया में जरूरी, बेसिकली आप इंडिया में रह रहे हो। रहने का मतलब क्या है, रहना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो उसका मतलब है कि आप कमा इंडिया से रहे हो और खर्च भी इंडिया में कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन भी इंडिया में हो रहा है, एक्सपेंसेस भी इंडिया में हो रहे हैं, तो दैट मीन्स योर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, इंडिया में ही हो रहा है, तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाओगे। रेजिडेंट रिसाइड कर रहे हो आप, है ना। सिटीजन, तो रेजिडेंट जो है वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट हो गया। रेजिडेंट जो है वो एक अपना इकोनॉमिक कंसेप्ट हो गया, इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ठीक है। और जो सिटीजन है वो अपना लीगल कॉन्सेप्ट है। लीगल मतलब आपको सिटीजनशिप मिलती है, दैट इज अ लीगैलिटी बेस्ड, है ना। मतलब यू हैव टू लिव इन द कंट्री फॉर 10 5 years एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर क्लॉजेस व्हिच यू हैव टू फुलफिल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सेम गोज फॉर अदर कंट्रीज, उनकी भी सिटीजनशिप के क्लॉजेस अलग अलग है। तो सिटीजनशिप अलग है, तो आप सिटीजन हो सकते हो, जरूरी नहीं आप रेजिडेंट हो, और आप रेजिडेंट हो सकते हो, जरूरी नहीं आपके पास सिटीजनशिप हो, ठीक है। अभी अपन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे समझे कि कौन सिटीजन है कौन, तो बहुत बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ये इंडियन नेशनल जो इंडिया में रह रहा है एज वेल एज इंडिया के बाहर रह रहा है, तो वो सिटीजन हो सकता है, मतलब ये लीगल कॉन्सेप्ट है। आपके पास सिटीजनशिप, वो सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए, आपका मतलब आईडी प्रूफ या जो भी है, आप इंडिया के एक सिटीजन माने जाने चाहिए, ठीक है। और रेजिडेंट का तो अपन ने देख लिया है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपकी कंट्री में लाई करता है वो आपका रेजिडेंट हो गया। अब रेजिडेंट समझने के लिए अपन समझेंगे अपने एक दोस्त जिसका नाम ले लेती हूँ मैं, हैरी मान लो, ठीक है। और ये ले लेते हैं अपन राम, ठीक है। जो हैरी है, ही इज फ्रॉम नेपाल, ठीक है। वी हैव अ वेरी कल्चरल डाइवर्स
economy or diverse culture. There are people who are named Harry there. ठीक है? So he's from Nepal. He's currently having a small shop in Delhi where he's selling momos. ठीक है? वो नेपाल से इधर आ गया क्योंकि उसको यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट लगा, और दिल्ली में उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिली. ही थॉट दैट इधर ही विल बी एबल टू अर्न मोर एंड एवरीथिंग. ठीक है, उसकी अपनी चॉइसेस थी. सो ही इधर ही इज अर्निंग. ठीक है, तो इधर रिसाइड कर रहा है, वो इधर अर्न कर रहा है, और इधर ही एक्सपेंड कर रहा है. मतलब वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, वो इधर ही कमाता है, मोमोज बेचता है, एंड देन ही अर्न्स वॉट एवर अमाउंट, एंड देन ही सेल्स एंड ही बाइज. जो भी अब इधर रह रहा है तो वो अपना घर जो है, राशन जो है, वो सारी चीजें, उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली इधर हो रही है. जो वो सेल कर रहा है वो भी इधर हो रहा है, जो बाइंग कर रहा है वो भी इधर हो रही है. तो सारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वो इस कंट्री में ही हो रहा है, तो वो यहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा. भले इसके पास इंडिया की सिटीजनशिप होना जरूरी नहीं है, हो सकता है वो नेपाल का ही अभी तक सिटीजन हो, उसने सिटीजनशिप चेंज नहीं करी हो, या इंडिया ने अभी तक नहीं दी हो, या जो भी रीजन है, उसके पास सिटीजनशिप होना जरूरी नहीं है, पर वो इंडिया में रह रहा है और इंडिया में ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा. ठीक है, अब अपना सिटीजन है इकराम है. ठीक है, उसको हमेशा से फॉरेन जाना था स्टडीज के लिए, उधर ही उसका प्लान था कि जॉब करेगा. उसको लगा कि लॉट ऑफ, तो ही शिफ्टेड टू कनाडा एंड देयर ही इज डूइंग जॉब एंड एवरीथिंग. है ना, अभी ही इज डूइंग जॉब उधर, या फिर मतलब वो बेसिकली उधर है, तो वो इंडिया का सिटीजन है, उसके पास सिटीजनशिप इंडिया की ही है. अभी तक उसने इंडिया की सिटीजनशिप ड्रॉप नहीं की है, पर वो उधर रह रहा है, तो उधर ही बाइंग कर रहा है, उधर ही सेलिंग कर रहा है, उधर ही उसका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन उधर हो रहा है. तो और वो इंडिया में भी रह सकता है, पर अपना ये है. तो ये दोनों डिफरेंस के बीच में, ये दोनों के बीच में अपन डिफरेंस समझेंगे तो अपने को समझ आ जाएगा कि रेजिडेंट कौन है और सिटीजन कौन है. अब ऐसा अपने पास तीसरा इंसान भी हो सकता है जिसका नाम है श्याम, जो इंडिया का सिटीजन भी है और रेजिडेंट भी है. अब वो रहता भी इंडिया में है, सिटीजन भी है और रेजिडेंट भी है, दोनों है. वो रहता भी इंडिया में है, और इसका सिटीजनशिप भी इंडिया की है. तो इसका तो ऑब्वियसली इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा, पर इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि इंक्लूड होगा कि नहीं होगा. तो जो रेजिडेंट है वो इंक्लूड होता है. अब ये अपने को समझना है कि कौन सा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम की काउंटिंग में और कौन सा नहीं होता है. पर जब अपन जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जब अपन जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों में अलग अलग चीजें इंक्लूड होती है. जीडीपी में सारे रेजिडेंट्स इंक्लूड होते हैं, जो भी रेजिडेंट है जिनका भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा. क्यों? क्योंकि भाई वो आपके पॉलिटिकल फ्रंटियर या पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर रहकर उधर ट्रांजेक्शन कर रहा है ना. अपना जीडीपी का कैलकुलेशन में अपन ये देखा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी इज इंपॉर्टेंट, हु इज अर्निंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वेयर द अमाउंट इज अर्नड इज इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए सारे रेजिडेंट जीडीपी के कैलकुलेशंस में इंक्लूड होते हैं. तो जो भी फॉरेन रेजिडेंट है जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं वो इंक्लूड होंगे, और जो भी इंडियन सिटीजन है जो बाहर रिसाइड कर रहे हैं वो नहीं होंगे. मतलब जो अपना राम बाहर चला गया, बाहर कमा रहा है, तो वो जीडीपी के कैलकुलेशंस में इंक्लूड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो बाहर है, तो अपने के पॉलिटिकल फ्रंटियर से तो बाहर चला गया ना. वो ऐसा तो है नहीं कि एम्बेसी में काम कर रहा है. एम्बेसी में काम कर रहा होता तो इंडिया में इंक्लूड होता, पर वो एम्बेसी में काम नहीं कर रहा है, वो कहीं और काम कर रहा है. तो कनाडा में कहीं और काम कर रहा है, कनाडा में जो इंडिया की एम्बेसी वहां काम नहीं कर रहा है. तो रेजिडेंट, सारे रेजिडेंट्स इंक्लूड होंगे. क्यों? रेजिडेंट्स मींस यू आर रिसाइडिंग हियर. रिसाइडिंग मींस दैट इट इज कमिंग अंडर द पैरामीटर और द डायमीटर पैरामीटर ऑफ आवर कंट्री. जो अपना कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर है उसके अंदर आ रही है वो चीजें. अब जीएनपी क्या है? जीएनपी के अंदर अपन सारे सिटीजन इंक्लूड करते हैं, जो भी सारे सिटीजन है अपने, भले वो इंडिया में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, भले वो सारे सिटीजन जो इनसाइड या आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, वुड बी included under GNP. ठीक है, तो नेशनल इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल फ्रंटियर, इट इज अबाउट हु इज द नेशनल, हु इज अ कंट्रीज सिटीजन. इट इज अबाउट दैट. तो नेशनल समझते अपने को ये समझ आ जाएगा. अगर अपने को याद रखना है तो डोमेस्टिक समझते कि डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कि पॉलिटिकल फ्रंटियर हो गया. हाँ, इधर जो भी रह रहा है भले सिटीजन है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रह रहा है, यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ पे इंक्लूड होगा. तो अपना हैरी जीडीपी में इंक्लूड होगा, और जो राम है वो अपना जीएनपी में इंक्लूड होगा. जो श्याम है वो दोनों में इंक्लूड होगा. ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली सिटीजन है तो जीएनपी में तो हो गई, और वो रिसाइड भी इंडिया में ही कर रहा है तो जीडीपी में भी होगा. ठीक है, गॉट इट. मूविंग फॉरवर्ड. सो अब स्कोप ऑफ द गुड्स विच आर कवर्ड एंड नॉट कवर्ड. ये तो अपन ने समझ गया कि डोमेस्टिक और नेशनल के अंदर क्या डिफरेंस है, कि कौन सी चीजें डोमेस्टिक में इंक्लूड होगी, कौन सी चीजें नेशनल में इंक्लूड होगी, है ना. पर उसके आगे भी बहुत सारी चीजें. अब ये जो चीजों के बारे में बात हो रही है ना, द गुड्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, what all are the goods which are going to be included and what all goods are not going to be included. वो समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स क्या क्या होती हैं, मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, है ना. वो समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं. अपने पास एक फार्मर है, वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, उसने जितने भी वीट प्रोड्यूस किए उसने उसमें से कुछ वीट बेच दिए. उसने कितने वीट बेचे, मान लो उसने 1 किलो वीट बेचे. ठीक है, अपन छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, माइक्रो लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं, विच वुड बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, है ना. तो उसने 100 रुपए के वीट, 100 रुपए में वीट बेचे. ठीक है, 1 किलो वीट बेचा उसने 100 रुपए में. अब
ये व्हीट किसने खरीदा? एक फ्लावर मिल वाले ने खरीदा, तो मिल ने खरीदा ये व्हीट, है ना। उसने उसका आटा बनाया, फ्लावर बनाया, तो उसने 100 रुपए में तो इससे खरीदा ही था, प्लस उसने उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा लगाया। ऑब्वियसली आटा बनाने के लिए उसने मशीन यूज की थी, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, उसकी मिल जहाँ पे है उसका रेंट देता होगा, वो उसने एम्प्लॉयज रख रखे हैं, उसका काम वगैरह जो भी। तो उसने 30 रुपए का एक्सपेंडिचर किया, पर उसने वो बेचा कितने में? 150 में बेच दिया। ठीक है, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट तो कमाएगा ना, ऐसे ही थोड़ी बैठा है कि समाज सेवा के लिए, पैसे तो कमाएगा। अब ये फ्लावर मिल हो गया, ये हो गया। अब बेकर आया, बेकर को ब्रेड बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए, मेन उसमें कंपोनेंट होता है आटा या फ्लावर या जो भी मैदा, है ना। तो उसने 150 रुपए में ये खरीदा। अब 150 रुपए में खरीदा, तो उसके बाद उसने इस पे मतलब जो भी एक्सपेंस, उसने 50 रुपए का एक्सपेंडिचर किया, बेकिंग सोडा वगैरह, उसके अवन का यूसेज वगैरह, और उसने उसका यूज तो इतना ही है, पर उसको ऑब्वियसली अगेन ही ऑल्सो ट्राई टू अर्न प्रॉफिट। सो उसने वो ब्रेड जो है 250 की बेच दी, बहुत महंगी ब्रेड बेच रहा है, ठीक है, 250 की बेच दी। तो अब नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में अपन कौन सी चीजें लेंगे? अब ये वाला फार्मर से जो है चीज वो मील तक जा रही है, और मील से बेकर तक जा रही है। तो एज अ कंज्यूमर, अब ये डिपेंड करता है कि कंज्यूम कौन कर रहा है। अब आप एक इंसान है अपने पास, हमारा इंसान है, अभी क्या कंज्यूम कर रहा है? अगर ये आटा डायरेक्ट मील से आटा लेकर आ रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, डायरेक्ट मील से आटा लेकर आकर कंज्यूम कर रहा है, तो आपका आटे का जो अमाउंट है वो इंक्लूड होगा, ठीक है। पर ये आटा नहीं लेकर आके ब्रेड लेकर आकर कंज्यूम कर रहा है, तो ब्रेड का अमाउंट होगा, ठीक है, इंक्लूड। पर ऐसा नहीं है कि अपन सारे अमाउंट इंक्लूड कर लेंगे, 100, 150, 250 जो भी है, 100, 150, 250, है ना। तो ये सारा अमाउंट इंक्लूड कर लेंगे, तो दैट वुड बी अराउंड 100, दैट वुड बी अराउंड हाउ मच, 100 प्लस 150 प्लस 250, दैट वुड बी अ लॉट ऑफ अमाउंट, 100, 500 रुपीज। 500 रुपीज नहीं काउंट करेंगे अपन नेशनल इनकम में, अपन नेशनल इनकम में वो काउंट करेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस है। तो अपन ने आटा नहीं खाया है, अपन ने ब्रेड खाई है, तो एज अ कंज्यूमर यू आर कंज्यूमिंग द फाइनल प्रोडक्ट। सो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द फाइनल प्रोडक्ट, इट ऑलरेडी कंप्राइजेस ऑफ द प्राइसेस ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, है ना। इंटरमीडिएट मतलब कि इसके बीच आटा बनाने के लिए गेहूं यूज हुए थे, तो 100 रुपए इसमें इंक्लूडेड है। और जब ब्रेड बनाने के लिए वो आटा यूज हुआ, तो वो उसका पैसा ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, प्लस उसमें ऑल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, वो सारा पैसा इंक्लूडेड है। तो अपना जो फाइनल अमाउंट है वो इंक्लूड होगा, ना कि जो बाकी का अमाउंट है। गॉट इट? तो अपना जो नेशनल इनकम में 500 नहीं इंक्लूड होके 250 इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि अगर 500 इंक्लूड करेंगे, तो उसमें जो बीच में जो सामान यूज हुआ है उसकी प्राइस इंक्लूड हो जाएगी, तो उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? अपने डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, विच वी डू नॉट वांट। सो व्हेन वी आर कवरिंग, सो वी कवर, या जो गुड्स का प्राइस है वो फाइनल गुड्स का प्राइस ही इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि फिर वो दोबारा आप काउंट कर रहे हो, वो सेम अमाउंट का बस एक दो बार और ऐड कर रहे हो, आप कोई नया प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे हो, सेम चीज का प्राइस बार बार ऐड कर रहे हो, तो उसकी वजह से डबल काउंटिंग हो जाएगा। सो इसीलिए विल इंक्लूड जस्ट गुड्स प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स, या फाइनल गुड्स आर ओनली इंक्लूडेड। अब अदर देन दिस, अब सेकंड हैंड गुड्स के बारे में क्या? तो ऑब्वियसली अब तुमको लगेगा कि इसमें भी कोई नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, सेकंड हैंड गुड्स नहीं होगी, तो सेकंड हैंड गुड्स तो नहीं होंगी, ये तो क्लियर है अपन, सेकंड हैंड गुड्स नहीं होती हैं कवर्ड बिल्कुल भी। पर सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के लिए जो सर्विसेज यूज हुई हैं वो इंक्लूड होती है, जो इसकी बेसिस पे। अब जैसे कि आपने कार ली, ठीक है, आपने 10 लाख की कार ली थी, 10 लाख की कार ली थी, ठीक है, आपने 2022 में ली थी कार, ठीक है। अब आपको 2024 में उस कार को बेचना है, तो ऑब्वियसली प्राइस घटेगा, 8 लाख की आप कार बेच रहे हो, ठीक है। अब वो जो ब्रोकर है जो आपकी कार बिकवा रहा है, वो आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो 8,50,000 की, तो 8.5 लाख की कार बेच रहे हो ना, 8,50,000 की, है ना। सो अब नेशनल इनकम में अपन ये जो 50,000 है ये तो इंक्लूड करेंगे, पर ये जो 8 लाख है ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगेन when we bought that car in 2022, we already included the amount that was 10 lakh rupees in our national income accounting, क्योंकि उस ईयर में वो ऑलरेडी अमाउंट इंक्लूड हो चुका है, तो बार बार उसी को ऐड नहीं करेंगे। तो अपने को अगर समझना है, या एक ही रूल हो कि भाई एक ही रूल से मुझे जानना है सब कुछ कि क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, तो ये रूल जानने के लिए इसका एक ही रूल है कि जो भी नया नया प्रोडक्शन है, न्यू प्रोडक्शन इंक्लूड होता है। जो भी नया प्रोडक्शन हो रहा है सेकंड हैंड गुड्स के लिए, अब सेकंड हैंड गुड्स तो वही होगी ना कि नया प्रोडक्शन इस साल में तो नहीं हुआ है, वो लास्ट ईयर में हुआ, तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो अगर उसको वापस इंक्लूड करेंगे डबल काउंटिंग वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए नहीं होता है इंक्लूड। तो जो भी नया प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज का, जो नई प्रोड्यूस हो रही है, बिक रही है, तो वो इंक्लूड होती है, पुरानी चीजें इंक्लूड नहीं होती है। अब पर नया प्रोडक्शन तो नहीं हुआ कार का, पर जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो तो नई प्रोवाइड हो रही है ना, ऐसा थोड़ी है कि ब्रोकर का तो काम है, दैट इज हिज लाइवलीहुड, तो वो वाला जो पैसा उससे हमारा वो इंक्लूड होगा,
ठीक है, तो ब्रोकरेज इंक्लूड होती है, या जो भी उसकी सेकेंड हैंड गुड की सेलिंग के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइड होती है वो इंक्लूड होती है, पर सेकेंड हैंड गुड इंक्लूड नहीं होती, इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं होती है, फाइनल गुड्स इंक्लूड होती है। मूविंग फॉरवर्ड, जो गुड्स मार्केट में नहीं आई है पर सेल कंजम्पशन के लिए बनी है, वो गुड्स इंक्लूड होंगी? हाँ होंगी। क्यों? मैंने क्या बोला था कि जिस भी चीज का नया प्रोडक्शन हो रहा है वो इंक्लूड होता है। भले उसको बेचो नहीं बेचो, आपने कंज्यूम तो किया ना। अगर आपने गेहूं उगाए, आपने खुद ने खा लिए, खुद ने खा लिए, तो अगर आपने नहीं उगाए होते तो आप बाहर जाके खरीद के लेकर आते, खाते तो सही ना। ऐसा थोड़ी था कि जबरदस्ती खा लिए, पड़े थे तो खा लिए, ऐसा नहीं होता है ना। यू कंज्यूम दैट गुड बिकॉज that was your need. You anyways would have bought those goods if you would not have produced those goods, है ना। तो आपके पास था तो इसलिए you there was no need to buy it from outside। ऐसा तो आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो तो भी इंक्लूड होगा। क्यों? अगेन प्रोडक्शन तो हो रहा है, आप इकोनॉमी में प्रोड्यूस तो कर रहे हो ना। जब आपने गेहूं उगाए तो आपने कुछ एम्प्लॉइज, जो भी है, आपने इकोनॉमिक एक एक्टिविटी तो स्टार्ट की ना, एक वो सर्कल तो स्टार्ट किया जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो प्रोडक्शन की वजह से दो तीन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली होगी, जो भी चीज हुआ होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन हो रहा है, भले आप कंज्यूम करो या मार्केट में उसको बेचो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंक्लूड होगा। तो सेल्फ कंजम्पशन वाली गुड्स इंक्लूड होंगी, सेकंड हैंड गुड्स नहीं होंगी। सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर सर्विसेज जो होती है वो इंक्लूड होंगी, फाइनल गुड्स होंगी, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होंगी। इंक्लूड्स, अब सेकंड क्या है, जो बिकी नहीं, जो अनसोल्ड रही, वो भी इंक्लूड होती है। क्यों? अगेन प्रोडक्शन हो रहा है, जब प्रोडक्शन हो रहा है तो इंक्लूड तो होगा ना। अब प्रोडक्शन हो रहा है तो आप बोलोगे कि आप प्रोड्यूस तो कर रहे हो पर इकोनॉमी में बिक नहीं रहा है, तो फिर क्या मतलब उस चीज का। वो बिक नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, वो इस साल में नहीं बिका तो ठीक है, पर वो नेक्स्ट साल की इन्वेंटरी या इन्वेस्टमेंट में तो काउंट हो सकता है ना। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, है ना, कि भाई आपने अभी प्रोड्यूस किया तो आपका स्टॉक बन गया। अब जब नेक्स्ट साल प्रोड्यूस करोगे तो वो एज एक एड ऑन, जैसे आपको जैसे नेक्स्ट साल के आपके पास 100 ऑर्डर आ रहे हैं या 80 ऑर्डर आ रहे हैं, 20 प्रोडक्ट्स पुराने पड़े थे, तो यू यूज दोज प्रोडक्ट्स ना, यू विल नॉट लेट देम गो वेस्ट या कुछ भी। सो इसीलिए वी इंक्लूड द गुड्स विच आर अनसोल्ड, अगेन क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन हो रहा है तो इसीलिए सेल्फ कंजम्पशन वाली गुड्स इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए अपन अनसोल्ड गुड्स भी इंक्लूड करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स है विच वी हैव टू रिमेंबर। अब सर्विसेज की बात आती है। सर्विसेज के अंदर आप सारी सर्विसेज जो कंट्री के अंदर हो रही है वो तो इंक्लूड होगी, ऑब्वियसली आप कंट्री के अंदर कुछ भी कर रहे हो तो सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। डज नॉट इंक्लूड नॉन मार्केटेबल सर्विसेज। अब जो मार्केटेबल नहीं हुई सर्विसेज उसको इंक्लूड नहीं करते अपन। जैसे मार्केट नहीं हुई, जैसे अभी तो अपन सेल्फ कंजम्पशन वाली गुड्स इंक्लूड कर रहे हैं, पर इधर अपन सेल्फ कंजम्पशन वाली सर्विसेज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। So that is a point which you have to remember. Okay, that is मतलब it might be possible you get confused इनकी, भाई अपन ने गुड्स में तो सेकेंड हैंड किया था, सॉरी सेल्फ कंजम्पशन वाला किया था, तो अपन इसमें भी सेल्फ कंजम्पशन वाली जो भी सर्विसेज है वो इंक्लूड होगी? नहीं होंगी, वो नहीं होंगी। हाउस होल्ड चोर्स वगैरह नहीं होते हैं, सर्विसेज फॉर एल्डरीज नहीं हो रही है, तो जो भी सर्विसेज मार्केटेबल नहीं है वो इंक्लूड नहीं होती है। जस्ट रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब इसमें जो सर्विसेज नहीं होती सेल्फ कंजम्पशन, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या है? जो सेल्फ इम्प्यूटेड रेंट होती है ना। इम्प्यूटेड रेंट मतलब अज्यूम्ड, या आपको लगता है कि जैसे आपका घर है, अगर आप उस घर में नहीं रह रहे होते और आप उस घर को रेंट पे देते, तो आपका कितना पैसा आता है उस रेंट से, है ना। तो वो आप इंक्लूड करते हो नेशनल इनकम में, ठीक है। तो अज्यूम्ड रेंट जो है आपकी इस बिल्डिंग का, जो भी आप ओन कर रहे हो, भले आप खुद रह रहे हो उसमें, या आपकी शॉप खुद की है और वो बिल्डिंग आपकी खुद की है और आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा, तो आप खुद रह रहे हो तो वो इंक्लूड होगा, रेंट इंक्लूड होगा। वो एक ऐसा सर्विस है जो इंक्लूड होता है, बाकी कोई भी सेल्फ कंजम्पशन वाली सर्विस नहीं होती इंक्लूड, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पशन है, तो रिमेंबर दिस एज वेल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके। So to understand, Abhi, we have understood what is the difference between what would be included in the counting of national income and what would not be included. What do you understand by the difference between citizen and resident, and what is economic territory or domestic territory, so that you understand the difference between national and domestic. Now, furthermore, we'll try to know one more concept, that is transfer payments. What are transfer payments? Transfer payments. Are you familiar with the friend whose name was Ram, जो कनाडा शिफ्ट हो गया था ना? उसका सिटीजनशिप इंडिया का, तब वो कनाडा शिफ्ट हो गया था। तो अब ये उधर के पैसे कमा रहा है, ही इज अर्निंग, ही इज वर्किंग इन अ फर्म एंड ही इज अर्निंग वेल, है ना। बट ही हैज हिज फैमिली इधर बैक होम, इंडिया में उसकी फैमिली है, इंडिया में उसके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है। ये जो भी पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर जो भी रहते हैं, अब वो खुद कहाँ रह रहा है? कनाडा में। उसकी फैमिली कहाँ रह रही है अभी? इंडिया में या फिर अपनी कंट्री में, ठीक है। तो अब जो ये कमा रहा है, सो ही इज अर्निंग मे बी, मान लो 2000 डॉलर्स या जो भी, $2000। तो इन तो ये जो पैसे, कुछ इसमें से कुछ बचेगा पैसा, तो ये वो इंडिया भेज देगा ना, कुछ अमाउंट तो कुछ भेजेगा इंडिया। तो उसमें से
मान लो वो $100 ही भेज देता है, या फिर 1000, आधा अमाउंट $1000 भेज देता है इंडिया, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली जितना भी यू कैन कैलकुलेट 60,000 अप्रोक्स, इतना कुछ अमाउंट वो इंडिया भेज देता है। ठीक है, तो वो ये जो अमाउंट है ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा या फिर ये अमाउंट का पहली बात तो नाम क्या है, इस अमाउंट को बोलते हैं अपन ट्रांसफर पेमेंट, इकोनॉमिक टर्म्स से इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स जिसके लिए देयर हैज बीन नो प्रोडक्शन विच हैपेंड, आपको ऐसी मिल गई, आपने कुछ काम नहीं किया उसके लिए, है ना। सो नेशनल इनकम शुड कंसिडर ओनली फैक्टर इनकम्स, नॉट ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम्स। अब इनकम्स और पेमेंट्स ये दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर ये जो टर्म्स है ये अलग है या सेम है, क्या है ये भी समझेंगे अपन। पर पहले अपन ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में समझते हैं। तो तो नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम से इंक्लूड करता है। जो भी फैक्टर इनकम्स कौन सी होंगी, फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स। तो फैक्टर इनकम कह लो या फैक्टर पेमेंट कह लो, फैक्टर इनकम वो इनकम्स है एक इंसान के लिए पेमेंट दूसरे इंसान के लिए इनकम हो जाएगा, है ना। यू आर पेइंग, तो मतलब आप तो पे कर रहे हो तो आपके लिए वो पेमेंट हो गया, पर यू आर पेइंग टू पर्सन ए, सो उस पर्सन ए के लिए आप जो पे कर रहे हो वो इनकम बन गया ना। सो इट इज द सेम थिंग, इट जस्ट फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव वी आर सीइंग। ठीक है, सो दीज आर बोथ द सेम थिंग्स, बस एक के लिए पेमेंट होता है तो दूसरे के लिए इनकम होता है। सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स के बीच में, ठीक है ना। ट्रांसफर पेमेंट्स को एक बार अपन होल्ड पे रखते हैं, पहले अपन समझते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं अपने चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड को अपन एल बोल देंगे, लेबर को भी अपन एल बोल देंगे, कैपिटल को अपन के बोल देंगे और एंटरप्रेन्योर को अपन ई बोल देंगे। लैंड से, लेबर से और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनसे क्या होता है, लैंड जो है अपने को रेंट देती है, मतलब लैंड से रेंट मिलता है ना, लैंड पे लैंड मिलता है। लेबर को अपन वेज या सैलरीज देते हैं। कैपिटल से अपन को इंटरेस्ट मिलता है, जो भी कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल कुछ भी हो सकता है ना, कैपिटल अमाउंट, जैसे आपने एक अमाउंट है आपके पास, वो आपके लिए एक तो कैपिटल ही है ना, आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, या कुछ भी करोगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है कि आपने इन्वेस्ट किया। एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट है, ही इज यूजिंग हिज स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सो ही इज अर्निंग प्रॉफिट वाया दो स्किल्स। सो दिस इज फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अपने को फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये, पर जब ये चीज नहीं हो रही है, जब ये चीज नहीं हो रही है, जब आप ना लैंड यूज कर रहे हो, ना लेबर यूज कर रहे हो, ना कैपिटल यूज कर रहे हो, ना आपकी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स यूज कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो वो होगा ट्रांसफर पेमेंट, मतलब यूनिलैटरल पेमेंट, मतलब वन वे पेमेंट। देयर हैज बीन नथिंग व्हिच हैज बीन डन फ्रॉम योर साइड, बट यू स्टिल पेड यूनिलैटरल। सो जब ये चीज नहीं हो रही है तो उसको अपन ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इनकम अर्न थ्रू प्रोविजन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। जब ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी, जो ओल्ड एज पेंशन, यू आर ओल्ड, यू हैवंट डन एनीथिंग, यू हैवंट यूज लैंड लेबर कैपिटल, कुछ यूज नहीं किया, यू जस्ट कॉज यू आर ओल्ड, यू आर गेटिंग, I'm not saying in a negative manner, just try to understand, you just because you are old, you are getting it because of your age factor you are given payment. There has been no production which happened, आपने कोई भी फैक्टर इनकम अर्न नहीं किया है, फैक्टर इनकम पे नहीं हुआ है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज नहीं हुआ है, तो भी यू आर पेड, या यूनिलैटरल वन वे पेमेंट हुआ है, जब आपने कुछ प्रोड्यूस या कुछ दिया नहीं उसके बदले में आपको स्टिल मिल रहा है, तो दैट इज कमिंग अंडर द ब्रैकेट ऑफ transfer payments. Education grants, you're given grant या kind of aid या grant, you are familiar with the word, that is again unilateral. Anytime grants are mostly unilaterals. Unemployment benefit, you are unemployed so you're getting benefits, gifts वगैरह जो होते हैं, you have birthday anniversary, जो भी सारे ये सब unilateral payments या ट्रांसफर पेमेंट्स का माना जाता है। तो ये जो पैसा आ रहा है ना, ये 1000 रुपए इंडिया आ रहा था, तो इंडिया में प्रोडक्शन या कुछ हुआ नहीं है, पर इंडिया आ रहा है तो एनआरआई के थ्रू पैसा भेजा जा रहा है, तो ये इसको भी अपन ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कुछ काम नहीं हुआ है इसका। और एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब अपने को समझना है डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट। देयर आर थ्री कॉस्ट बेसिकली, एक तो बेसिक कॉस्ट होती है, मार्केट प्राइस होती है, एक फैक्टर कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो समझने के लिए पहले अपने को बेसिक समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है। अब प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वर्ड से समझे, बड़ा टर्म है प्रोडक्शन, पूरे प्रोडक्शन पे जो टैक्स लग रहा है, तो प्रोडक्शन के लिए जो जो चीजें यूज हो रही है उन सब चीजों पे अगर टैक्स लग रहा है तो वो प्रोडक्शन टैक्स है। प्रोडक्ट टैक्स
पर यूनिट बेसिस पे लग रहा है ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लग रहा है, तो वो प्रोडक्ट टैक्स हो गया। तो प्रोडक्शन टैक्स क्या है अपना? टैक्स पेड ऑन लैंड, लेबर, एसेट, जो भी पूरे, तो ये लैंड रेवेन्यू के स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन फी, प्रोफेशन फीस, जो मतलब पर यूनिट पे नहीं लग रहा है, जो पर यूनिट पे नहीं लग रहा है, नॉट टैक्स ऑन पर यूनिट, उसको प्रोडक्शन, पूरे प्रोडक्शन पे लग रहा है तो वो प्रोडक्शन टैक्स हो गया। अब पर यूनिट पे जब लग रहा है, पर यूनिट प्रोडक्ट पे लग रहा है, जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये प्रोडक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन, अब जैसे प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स था, वैसे प्रोडक्शन सब्सिडीज और प्रोडक्ट सब्सिडीज होंगी। तो प्रोडक्शन सब्सिडी पूरे प्रोडक्शन पे, पूरे एंटरप्राइज पे जो सब्सिडी मिल रही है, जैसे ठीक है, तो पूरे एंटरप्राइज मतलब पूरे रेलवेज में जो सब्सिडी, पूरे फार्मर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, पूरे एंटरप्राइज है। और जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट ये आ जाता है, तब उस पे मिल रही है सब्सिडी, तो वो प्रोडक्ट सब्सिडी होगी, जैसे कि फूड, एलपीजी, कैरोसिन वगैरह सब पे। तो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, दैट वाज नॉट रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? सो अभी वील अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड बेसिक राइट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या है? ऑब्वियसली फैक्टर फैक्टर इनकम बता दिया मैंने, फैक्टर पेमेंट बता दिया। फैक्टर कॉस्ट क्या होगी? जो कॉस्ट लग रही है आपके, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग, ऑब्वियसली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप यूज कर रहे हो, तो उसको यूज करने पे आपकी कॉस्ट लग रही है। लैंड यूज कर रहे हो तो रेंट देना पड़ रहा है, तो वो भी आपकी कॉस्ट हुई। लेबर यूज कर रहे हो तो उसको वेज सैलरी देना पड़े, वो भी कॉस्ट हुई। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूसेज पे जो कॉस्ट लग रही है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूसेज पे जो कॉस्ट लग रही है, उसको अपन फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया, लैंड पे लगता है रेंट, बाकी फिर लेबर को अपन देते हैं वेज, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट। तो ये जो भी चार चीज जो अपन को पे करनी पड़ रही है, वो अपना फैक्टर कॉस्ट होगी, तो वो फैक्टर कॉस्ट में आती है। फिर बेसिक प्राइस क्या है? अब बेसिक प्राइस क्या है? बेसिक प्राइस है जो प्राइस एग्जेम्प्टेड, जो प्रोड्यूसर को पे नहीं करनी है ना, उसको एग्जेम्प्टेड है, एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, द प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। जैसे कि जो प्राइस उसको मिलेगी, मतलब बेसिक प्राइस जो जो भी उसने, अब बेसिक मतलब कुछ नहीं तो इतना तो मिलेगा ही। अब वो किस पे डिसाइड होगा? कि एक तो आपने जो कॉस्ट लगी आपकी, जो भी फैक्टर कॉस्ट लगी ना, बेसिकली आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने पे फैक्टर कॉस्ट लगी, उस पे अपन प्लस कर रहे हैं प्रोडक्शन टैक्स। जो टैक्स लगा ऑब्वियसली वो भी तो आपको देना पड़ रहा है ना, तो आपके प्राइस में इंक्लूड होगा टैक्स, जो प्रोडक्शन पे लग रहा है, पूरे प्रोडक्शन पे। और माइनस सब्सिडी, अब प्रोडक्शन के लिए टैक्स लग रहा है तो सब्सिडी भी माइनस होगी ना, कुछ सब्सिडी मिल रही होगी, वो माइनस कर दिया, तो अपना बेसिक प्राइस आ गई। अब मार्केट प्राइस क्या है? जो एक्सपेक्टेड, बेसिक प्राइस तो वो प्राइस जो प्रोड्यूसर पे कर रहा है, तो फैक्टर कॉस्ट तो एक तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जो कॉस्ट लग रही है वो, और बेसिक प्राइस जो प्रोड्यूसर को पे करनी है, प्रोड्यूसर पे करता है इसको, ठीक है। तो इसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस था प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। और अपना मार्केट प्राइस में क्या आएगा? मार्केट में प्राइस में आएगा जो कंज्यूमर पे करेगा। कंज्यूमर कोई भी चीज बाय करेगा तो उस पर प्राइस पे करेगा ना, मार्केट में कोई भी चीज बिक रही है तो उस पर प्राइस पे हो रही है। तो जो बेसिक प्राइस है, ऑब्वियसली बेसिक प्राइस पे वो बाय कर रहा है, तो उस पे पर कंज्यूमर टैक्स भी लगता है। तो प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट, क्योंकि कंज्यूमर तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है ना, कंज्यूमर तो एक प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो उसका उसका प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा। पूरा प्रोडक्शन पे क्यों देगा कंज्यूमर टैक्स? क्योंकि वो पूरा प्रोडक्शन थोड़ी बाय कर रहा है। पर प्रोड्यूसर पूरे प्रोडक्शन पे टैक्स दे रहा था, क्योंकि उसके वो तो पूरा प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोडक्शन यूनिट था उसका, इसलिए। तो इसमें ये प्रोडक्शन था, ऐसे एन से डिनोट कर लेते हैं, सॉरी ऐसे एन से डिनोट कर लेते हैं अपन, और ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट टैक्स, और माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, अगेन उसको सब्सिडी भी मिली होगी किसी ना किसी चीज पे, तो वो माइनस कर दिया अपन ने। अब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का तो समझ आ गया तुम सब लोगों को। अभी नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब बेसिक प्राइस को अपन ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब अपन जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है तो फैक्टर कॉस्ट पे होती है। क्यों? क्योंकि अपने को जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसका इफेक्ट नहीं दिखाना, अपने को इन रियल टर्म्स में जो वैल्यू अगर एग्जैक्ट चेंज देखना है, तो अपन एनएनपी एफसी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एमपी कैलकुलेट नहीं करते। जीडीपी एमपी भी कैलकुलेट करते हैं, फिर उसे कन्वर्ट करके एनएनपी एफसी में आ जाते हैं, तो दैट इज डिफरेंट कन्वर्जन फॉर्मूला। बट अगर समझना है अपने को तो बेसिक कन्वर्जन अगर समझने हैं, विल गो हेड विथ वेट। हाँ, सो अपन ने समझा था जी डी पी, जी से एन, एन पी कैसे आते हैं, जी से माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया तो अपन नेट पे पहुंच गए, इसमें माइनस एनएफआई कर दिया तो अपन नेशनल पे पहुंच गए, और प्रोडक्ट तो सेम है ही। तो ये अपन ने अभी तक समझा है। एनएफआई का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब NFIA, नेट फैक्टर इनकम, अगेन इसमें नेट टर्म यूज हो रहा है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
इसका मतलब होता है FIA फ्रॉम माइनस FIA टू। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो फैक्टर इनकम अब्रॉड से मिल रही है माइनस करेंगे उसमें से फैक्टर इनकम जो अब्रॉड जा रही है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना जो इंडिया में काम कर रहे हैं बट इंडिया के सिटीजन, जैसे वो अपना दोस्त था, क्या नाम है उसका, हैरी, he was working in India. He might be, we haven't assumed कि he was sending money back home because उसका फैमिली इधर ही रहा, तो he wasn't, but he might be sending money back home, है ना। तो तो उसका उसका सारा प्रोडक्शन का अमाउंट अपन डोमेस्टिक में इंक्लूड कर रहे थे क्योंकि वो इंडिया का टेरिटरी का पार्ट था। बट ऐसा था ना कि वो कुछ अमाउंट तो वापस अपने घर भेज रहा होगा, वो अपन नेशनल में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जैसे अपना जो राम था वो भी बाहर रह रहा था, वो भी कुछ अमाउंट इंडिया भेज रहा था, वो अपन डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं कर रहे थे। तो अब क्या इंक्लूड करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो जो ऑब्वियसली जो पैसा आ रहा है वो इंक्लूड होगा, जो नहीं जो जा रहा है वो एक्सक्लूड होगा। तो NFIA का मतलब ये होता है, अब NFIA डोमेस्टिक में इंक्लूड होता है क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक में इट इज अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी, वी डू नॉट केयर हु इज प्रोड्यूसिंग वेयर, एंड नेशनल में इट इज अबाउट द नेशनल, हु इज द नेशनल्स ऑफ द कंट्री दे आर प्रोड्यूसिंग, इसलिए वो इंक्लूड होता है और इसलिए नहीं होता है। इसलिए डोमेस्टिक में अपना जो राम था वो जो कमा रहा था वो इंक्लूड नहीं किया था, पर नेशनल में वो इंक्लूड करेंगे। और जो हैरी कमा रहा था इसमें, वो अपन ने डोमेस्टिक में इंक्लूड किया था पर नेशनल में इंक्लूड नहीं करेंगे हैरी का, है ना। वो मोमोज वाले पर्सन का विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल बट विल इंक्लूड दैट इन डोमेस्टिक, बट विल नॉट इंक्लूड दैट राम का इन डोमेस्टिक, बट विल इंक्लूड राम का जो भी वो वापस इंडिया भेज रहा है ट्रांसफर पेमेंट के तौर पे, वो इंक्लूड करेंगे नेशनल में, ठीक है। अब एक और चीज समझ लेते हैं अपन, MPFC, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में क्या क्या चीज है, मार्केट में जो जिस प्राइस पे वो चीज बिक रही है वो प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, फैक्टर्स में फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए अपन माइनस करेंगे NIT। अब NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब सब्सिडीज माइनस कर लेते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। तो जब मार्केट प्राइस अपन ने इंक्लूड किया था तो उसमें देखा था ना अपन ने दैट प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज वर इंक्लूडेड इनटू इट, बट व्हेन वी आर गोइंग टू फैक्टर कॉस्ट तो उसमें वो इंक्लूड नहीं है। तो अपन टैक्स और सब्सिडी का इफेक्ट अगर अपने को नहीं देखना है नेशनल इनकम पे क्या पड़ रहा है, तो अपन इसलिए नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट में मानते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो सेल चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, है ना, जो आपने सेल किया ना, सेल का मतलब वही है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी, सॉरी प्राइस इंटू क्वांटिटी, और चेंजिंग स्टॉक बता दिया तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपका बीच का जो कंजम्पशन वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगेन डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए वो इंक्लूड नहीं करते। तो GDP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट होता है इस मेथड के थ्रू, क्योंकि आपने सेल लिया, सेल आप मार्केट प्राइस के प्राइस पे सेल कर रहे हो ना, आप बेसिक प्राइस पे तो नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए अपन का इस फॉर्मूला के थ्रू जो अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है वो GDP एट मार्केट प्राइस होता है। तो GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स प्लस माइनस सब्सिडीज। तो मार्केट प्राइस के लिए अपन बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज को प्लस माइनस कर देंगे तो अपना मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब डिफरेंस क्या है नॉमिनल रियल GDP में, दिस इज द लास्ट टॉपिक व्हिच वी आर सीइंग। नॉमिनल रियल के बीच में डिफरेंस क्या है, नॉमिनल मतलब नाम के तौर पे, मतलब जस्ट ऐसा कि हाँ कि ठीक है, नाम नाम के तौर पे देखा जाए तो ऐसा है, पर सही में क्या है या रियल क्या है वो रियल GDP होता है, नॉमिनल फॉर द नेम सेक, ठीक है। तो GDP एट करंट मार्केट प्राइस, दैट इज GDP कैलकुलेटेड एट द मार्केट प्राइस फॉर द ईयर फॉर विच द GDP इज कैलकुलेटेड, मतलब जिस ईयर के लिए जो करंट मार्केट प्राइस है, जो अभी जो प्राइसेस चल रही हैं उस पे अगर कैलकुलेट कर रहे हो आप, करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो नॉमिनल GDP फॉर द नेम सेक हुई, आपको रियल चेंज नहीं दिखेगा। अब जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपन, ठीक है ना, 2010 और 2020, 2010 में आपको, आपने अगर मान लो GDP कैलकुलेट की थी, वो आपकी कंट्री की GDP कुछ, चलो एक इंसान की इनकम मान लेते हैं अपन, एक इंसान 10,000 रुपए कमाता था, ठीक है। आज की डेट में वही इंसान कितना कमा रहा है, 30,000। तो क्या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कुछ बढ़ा है क्या, मतलब देखा जाए तो इस हिसाब से, ऐसे देखा जाए नॉमिनल नेम सेक के लिए देखा जाए तो बढ़ा है, कितना, बहुत ज्यादा बढ़ा है, 20,000 से बढ़ गया है। पर रियल टर्म्स में देखा जाए तो चेंज नहीं आया है। चेंज क्यों नहीं आया है, क्योंकि उसका जो बेसिक, पहला क्या है, जो बेस ईयर इफेक्ट है, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से वो
चेंज, इन्फ्लेशन भी तो हुआ है ना। अगर उसकी इनकम बढ़ी है 10 से 30 हजार तक, तो पहले जो उसके खर्चे हुआ करते थे, उसका घर चल जाता था 8 हजार तक, 88 के तक उसका एक्सपेंडिचर हो जाता था, ठीक है। और 2 के वो स्पेंड भी कर लेता, मतलब नॉर्मल फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इफ ही यूज्ड टू बिलोंग, या मिडिल क्लास से। तो अभी व्हेन व्हेन हिज इनकम हैज इंक्रीज दिस मच, बट स्टिल उसका एक्सपेंडिचर अप्रोक्सीमेटली 20 के तो हो ही जाता है। 20 के से कम एक्सपेंडिचर नहीं होता है। और क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, हर चीज की प्राइस बढ़ गई है। पहले उसको जो आलू 10 रुपए में 10 किलो मिल जाते होंगे अप्रोक्सीमेटली, तो आज की डेट में वही आलू 30 रुपए के 10 किलो मिल रहे हैं या कुछ। तो वो उसमें भी इंक्रीमेंट होता, तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो उसका जो रियल चेंज है वो नहीं दिख रहा है। तो ये डिफरेंस है रियल और नॉमिनल के अंदर। तो रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी आप बेस ईयर प्राइस पे लेते हो। बेस ईयर प्राइस पे के लिए तो अपना इंडिया का जो बेस ईयर है अभी के लिए फिक्स है 2011-12, ठीक है। 11-12 अपना बेस ईयर फिक्स्ड है अभी के लिए, ठीक है ना। तो बेस ईयर प्राइस पे क्यों लेते हो कि ताकि अपन जो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट को अपन निगेट कर सके या एक्सक्लूड कर सके या हटा सके, ताकि अपने को एक्चुअल चेंज या एक्चुअल इंक्रीमेंट पता चले कि एक्चुअल बदलाव कितना है, एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज कितना है। जब हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, तो नॉमिनल जीडीपी ऑब्वियसली हाई होगा रियल जीडीपी से। तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन के टाइम में नॉमिनल ज्यादा होगा रियल से। अब जब डिफ्लेशन होगा, डिफ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में डिफरेंस क्या है? इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीजिंग प्राइस, डिफ्लेशन मतलब डिक्रीजिंग प्राइस, अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो। डिक्रीजिंग प्राइसेस हो गया तो रियल ऑब्वियसली, प्राइस डिक्रीज होगी तो रियल ज्यादा होगा नॉमिनल से, ठीक है। तो दैट इज। अब जीडीपी वर्सेस जीएनपी अपन ऑलरेडी देख लिया, जीडीपी वर्सेस जीएनपी क्या है। जीएनपी में क्या है, अपन जीडीपी में अगर इनकम अर्न फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंडिया से इनकम अर्न की जाए, इनकम जो अर्न करा है, तो एनएफआई है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से अर्न कर रहे थे अपन इनकम। और ये क्या है? एफआईए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो बाहर भेजे रहे थे अपन, फॉरेनर्स, अर्न बाय फॉरेनर्स विद इन इंडिया। तो जो इंडिया के अंदर वाले जो फॉरेनर्स जो इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो वापस अपनी कंट्री को भेजेंगे ना इनकम। तो वो, तो अपना जीएनपी कैसे निकलेगा? जीएनपी कैसे आएगा? जब इसमें जीडीपी में अपन प्लस फैक्टर एनएफआईए प्लस कर देंगे, फैक्टर इनकम बाहर से जो इनकम आ रही है वो प्लस कर देंगे, तो अपना जीएनपी आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। अब जीडीपी एस्टिमेशंस, अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि चेंजेस इन जीडीपी के एस्टिमेशंस में क्या क्या चेंजेस है। पहले अपना बेस ईयर 2004 हुआ करता था, अभी 2011-12 हो गया है, ठीक है। तो बेस ईयर का कॉन्सेप्ट समझ गए। जो अपन रियल जीडीपी लेते हैं, तो रियल के अंदर वी टेक द बेस ईयर। तो डिफ्लेशन का जो इफेक्ट है वो निगेट करने के लिए अपन बेस ईयर वाली चीज लेते हैं, ठीक है। कि कितना डिफ्लेट हो रहा है एक्चुअली, कितना चेंजेस आ रहा है, तो रियल और नॉमिनल के अंदर डिफरेंस ऐसा समझने के लिए इसके अंदर बेस ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, नॉमिनल में अपन अपन करंट ईयर के हिसाब से, करंट ईयर प्राइसेस या करंट ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। अब चेंज इन जीडीपी एस्टिमेशन, पहले अपन फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते थे, अभी अपन मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने लग गए हैं। अब डेटाबेस, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आरबीआई पहले डेटाबेस यूज करता था, वो एमसीए 21 डेटाबेस यूज करता था मिनट में। अब ये दो पर्पस के लिए है। एक तो एस्टिमेशन करे गुड्स और सर्विसेज का, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में टैक्स रिटर्न्स के बेसिस पे, ऑर्गेनाइज है तो ऑब्वियसली वो टैक्स दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो टैक्स देगा ना, तो उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट करते हो कि कितना गुड्स और प्रोडक्शन हुआ है। और एक्सट्रापोलेट करे, मतलब अज्यूम करे या एक्सट्रैक्ट करे उस डेटा को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको कैसे करेंगे कि बेस्ड अपॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटी के बेसिस पे। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी है, वो कुछ सामान प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कुछ भी बना रही है, चॉकलेट बना रही है, ठीक है, चॉकलेट बना रही है, तो वो कितना चॉकलेट का प्रोडक्शन कर रही है, फिर उसका एक्सपेंस कितना हो रहा है, उसकी इनकम कितनी हो रही है, जो कुछ इनकम कैलकुलेट नहीं हो रही है, वो कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काम दी होगी या रिलेटेड जो वर्क होगा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा ना। पर वो ऑर्गेनाइज में इंक्लूडेड नहीं है, पर वो उसको ऐसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपन, ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा के थ्रू अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। अब इंडिया इकोनॉमी के ड्राइवर्स क्या है? जी, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू अगर इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करनी जाए, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, तो जीडीपी या नेशनल इनकम जो है वो है प्राइवेट, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन हो गया, फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट, वही इन्वेस्टमेंट फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल, सॉरी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्म कर रहे हो तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट ना, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, माइनस प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। तो सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, डी गवर्नमेंट, जी ये डिनोट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डिनोट कर रहा है, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, फॉलोड बाय अकाउंट्स विद द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन फॉलोड बाय इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इस तरह से आता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट से आता है, उसके बाद इन सब चीजों से आता है, ठीक है। सो दिस इज इट। उसके अलावा अब एक बार और अगर मेरे को एक्सप्लेन करना हो कि मेथड्स,
अगर अपन मेथड्स रिवाइज करें तो 3 मेथड्स हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का सिंपल था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी। चेंज इन स्टॉक क्या होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यू ऑलरेडी नो। इनकम मेथड के थ्रू अगर देखना जाए तो सारी इनकम लेंगे, तो कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज जिसके अंदर हो जाएगा वेज आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपना सैलरीज, सॉरी कैश आ जाएगा, सॉरी कैश, काइंड आ जाएगा, और सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के तौर पे जो चीजें मिल रही है, पेंशन वगैरह वो सब चीजें, पेड लीव सॉरी सब। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा और इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था। प्रॉफिट के 3 पार्ट थे, डिविडेंड और कॉर्पोरेट सेविंग और कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट सेविंग और कॉर्पोरेट डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड है। डिविडेंड मतलब कॉर्पोरेट सेविंग्स इज रिटेन्ड अर्निंग्स, जो रिटेन कर रहे हो आप, डिविडेंड जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपके जो भी ओनर्स है उसके अंदर। फिर अपन मिक्स इनकम भी लेते हैं, जो हाउस होल्ड वाली इनकम है, हाउस होल्ड या अनऑर्गेनाइज्ड वाली जो इनकम है। लो इधर ही, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसके अंदर दो चीजें हैं, सेल्स प्लस सेल्स में है प्राइस क्वांटिटी एंड प्लस चेंज इन स्टॉक है अपना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और इनकम में है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कैश, काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी। फिर मिक्स्ड इनकम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हो गई। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस है जिसमें अपन प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, डिविडेंड, डिविडेंड कॉर्पोरेट सेविंग जो रिटेन अर्निंग है, कॉर्पोरेट टैक्स अपन नहीं लेते हैं, डिविडेंड और कॉर्पोरेट सेविंग ले लेते हैं अपन। और उसके बाद फिक्स एसेट पे जो फिक्स्ड एसेट, एसेट पे जो कंजम्पशन है जो है रेंट। तो अपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आ गया। अपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस सब में आ गया है ना। प्रोडक्ट में अपन ने देख लिया क्या क्या है, इनकम में अपन ने देख लिया क्या क्या है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का बेसिक है कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब इसका दूसरा तरीका लिखने का है, कंजम्पशन को अपन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, गवर्नमेंट को अपन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को अपन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये तो अपना इसको अपन नेट एक्सपोर्ट्स बोल सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स मान लो। इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द 3 मेथड्स बाय व्हिच वी विल अंडरस्टैंड नेशनल, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट इज नॉट। नॉमिनल रियल के बीच में भी अपने डिफरेंस देख लिया। नॉमिनल, नॉमिनल इज फॉर नेम सेक या फिर करंट ईयर प्राइस पे होती है करंट, और रियल जो है वो बेस ईयर प्राइस पे होती है। ओके, सो एंड जीडीपी जीएनपी और इन सब में देख लिया डिफरेंस की क्या होता है क्या नहीं। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए अगर अपने अपने को नेशनल दिया हुआ है तो डोमेस्टिक निकालना है, या डोमेस्टिक दिया हुआ नेशनल निकालना है, तो अपन एनएफआईए प्लस कर लेंगे, एनएफआईए प्लस कर लेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर लेंगे, ठीक है। This is the basic, this is the summary of what we understood and what we didn't, and with this we complete the basis of national income, how it is calculated, what is the national income, what is included in the national income, what are the things which are not included in the national income. You'll just have to go through the pointers again, and yeah, thank you.